सवाल ये आ गया कि क्या वाकई जब इस देश में कानून बनाने वाली का निरीक्षण कार्य वाली संस्था सुप्रीम कोर्ट तक पे भरोसा किसानों का डिगा हुआ, या वो मानकर चल रहे हैं कि यह तो उनकी अपनी लड़ाई इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने हक की बात की और सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए, अपने तौर पर एनालिसिस करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपने तौर पर फैसला देना चाहिए कि यह आंदोलन अगर बीते 45 दिनों से चल रहा है और ये कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, अगर ये कह रहे हैं हम 2024 तक बैठे रह जाएंगे इलेक्शन के समय तक, तो ये एक ऐसे आंदोलन की दिशा में देश बढ़ रहा है जहां पे इस देश का वह पूरा स्ट्रक्चर जो कि पॉलिटिकल तौर पर खड़ा किया गया है वही कोलैप्स कर जाएगा। तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब है? तो इस देश में दोबारा चुनाव क्यों नहीं हो जाने चाहिए? नोटिस सरकार को दिया जाना चाहिए, सेंटर को नोटिस जाना चाहिए। होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, मंत्री जब प्रचार की दिशा में जुटा जाए और ज्यादा वक्त उसका राजनीति को साधने के लिए वक्त गुजर रहा हो, तो ऐसे में गवर्नेंस भी राजनीति में तब्दील हो जाती है। और शायद किसान आंदोलन इस दिशा में इस देश के भीतर में पहली बार राजनीतिक सत्ता को भी सलीके से परिभाषित करने की दिशा में बढ़ चुका है। और शायद यह खतरे की घंटी इस सरकार के लिए है, क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग तबकों की जो परेशानियां हैं, आंदोलन धीरे धीरे वक्त के साथ चाहे अनचाहे अलग अलग माध्यमों से देश के कोने कोने हिस्से में जाएगा। और किसानों की स्थिति इस देश में कोई अच्छी नहीं है। कुछ दिन तो आप बहला सकते हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो जिसमें आपको प्रतिदिन के 16 रुपए किसान को देते हैं क्योंकि साल भर में 6,000 रुपए देते हैं, चाहे वह कहते हैं कि फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना का ज़्यादा लाभ जो होता है इस देश की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को हो गया है। लगभग 7,000 करोड़ का आंकड़ा पिछले साल का ही आया है कि इंश्योरेंस कंपनियों को ज़्यादा लाभ हो जाता है, किसानों को पहुंचता नहीं है। प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, किसान भी देता है, और उसको किस रूप में कंपनियां अपने हिस्से में चलती चली जाती है। ये बहुत साफ मैसेज है। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम और हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग जो राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए थी, वह ये मानकर चल रही है कि जिस बाजार को उसने अपनाया हुआ है और जिस सिस्टम को बाजार ने बनाया हुआ है वही डेमोक्रेसी है। यानी इस देश के भीतर में रहने वाले लोगों के हक, एक नागरिक को मिलने वाला हक जो संविधान में दर्ज है, वह डेमोक्रेसी नहीं है। और उस डेमोक्रेसी के तहत सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का जो काम है वह काम भी सरकार और सत्ता के साथ सहभागिता दिखाते हुए काम है, क्योंकि इसका जिक्र तो खुले तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कह ही दिया कि विधायिका और न्यायपालिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी राष्ट्र निर्माण होगा। तो राष्ट्र निर्माण की भूमिका राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए अगर नौकरशाही भी कर रही है तो उसका सच भी क्या है? इस दौर में बड़ी तादाद में जो एक एग्जाम होता था आईएएस का एग्जाम, उसके जरिए आईएएस में भर्ती होती थी, जो अंडर सेक्रेटरी लेवल पे चीजें वहां पर नियुक्तियां होती थी। लेकिन सरकार ने कहा हम तो प्रोफेशनल्स को लाएंगे अलग अलग मिनिस्ट्री में, और वो प्रोफेशनल्स को लाने लगी। कई खेप में लेके आई, पहली बार 40 प्रोफेशनल्स आए, फिर 20 प्रोफेशनल्स आए, इनको रैंक दे दिया गया आईएएस वाला। तो आईएएस यानी हमारी जो कार्यपालिका की सिचुएशन है, देखिए वह भी डगमगा रही है। विधायिका के भीतर की परिस्थितियों में क्या है? कृषि मंत्री हंसते मुस्कुराते हुए निकलते हैं। हमें याद आ रहा है कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और जिस वक्त शरद पवार कृषि मंत्री थे, उस समय जिस तरीके से एफसीआई का घोटाला हुआ था, उसको लेकर इसी पार्लियामेंट के भीतर में सुषमा स्वराज ने बहुत साफ टिप्पणी की थी कि यह कैसा कृषि मंत्री है जो इस सदन में मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसे शर्म नहीं आती है। वो शरद पवार पे अटैक कर रही थी। उस पीरियड में जनता सुन रही थी और जनता को लगता था कि शायद बीजेपी के भीतर किसानों को लेकर सरोकार है। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है वैसे नेता और वैसी स्थितियां नहीं है। तो एक नई स्थिति है कि तोमर जी भी बाहर निकलकर मुस्कुराते और हंसते हुए कहते हैं ठीक है, लोकतंत्र है, बातचीत हो जाएगी। क्या उनको इस बात का जरा भी एहसास है कि 40 दिन तक लुटियंस की दिल्ली से निकालकर खुले आसमान के तले अगर इस देश के मंत्रियों को बैठा दिया जाए तो उनकी क्या हालत होगी?
क्या उन्हें शर्म नहीं आती है इस दौर में कि इतनी बड़ी तादाद में जनता बैठी हुई है और अलग अलग जगहों से आ रही है, जिन मुश्किल हालातों में वो जी रहे हैं, जो परिवार के भीतर की जो जद्दोजहद होगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ी माँ क्यों ना हो, बूढ़ी दादी क्यों ना हो, जो किसान है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, उनकी जो परिस्थिति है, वो जिस मानसिकता में रह रही है, क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई भाव इस देश की मिनिस्टर्स में नहीं है, इस देश को सरकार चलाने वालों में नहीं है? नौकरशाह भी शाम 5 बजने के बाद मस्ती में घर चले जाते हैं। आज फिर उसी जगह पर विज्ञान भवन के भीतर में व्यवस्था थी 5 सितारा होटल से भोजन आएगा। यह तो अच्छा है कि किसानों ने मना कर दिया और साफ कह दिया, हम यहां खाना खाने नहीं आए हैं, हम तो आने वाले वक्त में इस देश को जो भोजन खिलाते हैं उसको उपजाने के लिए हम अपने हक को मांगने आए हैं। और इस पूरी बातचीत में जो आज लगभग 2.5 घंटे जो विज्ञान भवन के भीतर कैद थे, लगभग 72 नौकरशाह थे, सारे मिला लीजिएगा अगर तो, हर तरह के छोटे बड़े सबको मिला लीजिए, नौकरशाह का मतलब कर्मचारियों को भी जोड़ दीजिए। 72 लोग की मौजूदगी थी, 3 मंत्रियों की मौजूदगी हमेशा होती है, 41 किसान भी मौजूद है और उसी तरीके से बड़ी तादाद में सिपाहियों की मौजूदगी थी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी। लेकिन उसी विज्ञान भवन के भीतर में फिर वही 5 सितारा भोजन की व्यवस्था करने की दिशा में ज्यादा जागरूक मंत्री नजर आ रहे थे। और सिर्फ जो ठोस बातचीत हुई वो 15 से 18 मिनट तक की बातचीत हुई। बाकी समय कुछ बातचीत करने के लिए किसानों के पास था नहीं, क्योंकि सरकार अडिग थी, सरकार जिद पे अड़ी हुई थी। मीडिया नहीं कहता है सरकार जिद पर अड़ी हुई थी, इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है किसान जिद पर अड़े हुए। कमाल की चीज है, इस देश से नागरिकों को खत्म कर दीजिए तो कहेंगे कि सरकार ने कानून बनाया, तो किसके लिए कानून बनाया है? जनता के लिए। तो जनता ही ना सवाल उठाएगी, तो जिद पर कौन है? यह भी एक समझने की बात है। शायद यही वो परिस्थिति है कि पहली बार इस देश के भीतर में 3 लकीरें बहुत साफ खिंच रही हैं। पहली लकीर, जब पॉलिटिकल तौर पर विपक्ष कहीं है ही नहीं, तब इस देश के भीतर में पहली बार किसान एक विपक्ष राजनीति के तौर पर उभर रहा है। पहली बार जब इस देश के भीतर में अलग अलग इलाकों को लोग सरकार अपने साथ सुविधाओं की पोटली देकर बांधती रही है, जैसे वो अभी सीमांत किसानों को बांधने के प्रयास में है, लेकिन पहली बार इस देश के पिछड़े दूरस्थ इलाकों के सीमांत और छोटे किसानों के पास भी ये मैसेज जा रहा है, गड़बड़ी तो सरकार कर रही है। और तीसरी बड़ी बात, इस देश के भीतर में संविधान द्वारा तय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो चेक एंड बैलेंस है, उस पर किसी का भरोसा नहीं बच पा रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, शायद ये आने वाले वक्त में हर आंदोलन और इस देश की राजनीति को लेकर भी सवाल है कि इस देश के पॉलिटिशियंस भी उस पार्लियामेंट के भीतर क्यों जाते हैं जहां पर वो चाहते हैं कि वोटिंग हो जाती इसी कृषि बिल पर, तो वोटिंग उधर बैठे हुए डिप्टी स्पीकर जो कुर्सी पर बैठे हुए थे हरिवंश जी, उन्होंने नहीं होने दी। वही हरिवंश जी जो एक वक्त पत्रकार थे, वही हरिवंश जी जो एक वक्त चंद्रशेखर के साथ थे, वही हरिवंश जी ने नहीं परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि वोटिंग तक नहीं हो पाई और उसको ध्वनि मत से पास कर दिया गया। तो उस पार्लियामेंट का क्या महत्व है? यह सोच और यह समझ अब इस देश के पॉलिटिशियंस को भी आनी होगी कि इमारतों के भीतर का लोकतंत्र इस देश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र नहीं होता है, वो एक तानाशाही में बढ़ते हुए कदम होते हैं। शायद ये एक खतरे की घंटी भारत की उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी है जिस राजनीतिक व्यवस्था को इस देश के सत्ताधारियों ने हड़प लिया है। देखें, सड़क सही परिवर्तन की बात उठती है क्या? इंतजार करना होगा, क्योंकि 15 तारीख का इंतजार का जिक्र नहीं है, यहां जिक्र 26 जनवरी का, वो पहली तारीख है। संविधान इस देश में लागू होने के दिन और उस दिन को जब भारत गणतंत्र हुआ, उस परिस्थिति को जीते हुए क्या संविधान को लेकर इस देश में लड़ाई की शुरुआत होगी? यह भी एक बात है। इंतजार करते हैं हम आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।